दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत इतिहास का चैप्टर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की क्लास 2 है, क्लास 1 हमने करा दिया है। आप नहीं देखे हो तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, आज हम उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, चाहे वो क्लास 1 से हो, चाहे क्लास 2 हो, कितने भी क्लास से बन जाए, आपको आराम से बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक, ना कि जल्दी जल्दी भागते हुए, समझाते हुए चलेंगे। आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि पिछली क्लास नहीं देखी हो तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा। जितना रिवाइज अच्छा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा, कश्मीर में। कहाँ आयोजित की गई थी? कश्मीर में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अब यहाँ पूछ लिया किस शासक के, तो याद रखिए कौन शासक था उस समय? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, चतुर्थ का कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई। चौथी कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुआ था। और दूसरी कहाँ हुई थी? अभी हमने बताया था, बताइएगा दूसरी कहाँ हुआ था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। और कश्मीर में जो चतुर्थ समिति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा, यहाँ प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा, राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में, अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक, तो याद, जितने भी सभा से संबंधित समिति हमने करा दिया। ठीक, याद रखिए, इन्हें लिख लीजिएगा, याद करते रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, तो किसने किया था द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन? कालाशोक। किसने? काल अशोक। काल अशोक ने किया था। किसने किया था? काल अशोक ने किया था। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम उपदेश में। किस उपदेश में? भारतीय कला में बुद्ध जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था? प्रथम उपदेश में हुआ था। ठीक, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ठीक, मृगदाव हरिवन, जिसे हरिणवन बोला जाता है, उपदेश सारनाथ में हरिणवन में दिया गया था, मृगदाव में। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? किस वर्ग का है? तो याद रखिए, कांग्यूपा। कौन? कांग्यूपा वर्ग के हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? कांग्यूपा। कांग्यूपा के वर्ग से हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ इस समय है, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्त हुई थी वहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। कौन सा मंदिर? महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा, उस जगह महाबोधि मंदिर बनाया गया बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? याद रखिएगा, यहाँ किस पीढ़ी का है, तो ये बताइएगा। पंचम पीढ़ी का। कौन से पीढ़ी का? पंचम पीढ़ी। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? याद रखिएगा, पंचम, जहाँ मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस समय जो वृक्ष था वहाँ पे इस समय नहीं है, ये पंचम पीढ़ी का ये वृक्ष है, ठीक है। उनके पंचम पीढ़ी का उस शासक कौन था इस समय याद नहीं आ रहा, उस शासक ने उस वृक्ष को कटवा दिया था, जहाँ बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। ये पंचम पीढ़ी का वृक्ष इस समय है जो आप देख रहे हैं, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा बोध गया में। कौन सी? बोध गया में बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, याद रखिए, आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन था? तो याद रखिएगा देवदत्त। कौन थे? देवदत्त। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो याद रखिए क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। किसकी है? धर्म चक्र परिवर्तन के सूत्र के विषय का वस्तु का, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में बिछड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो कहाँ दी गई थी, मतलब प्रवेश करने की स्थिति? तो वैशाली में। इनके शिष्य बुद्ध के शिष्य कौन थे? याद रखिएगा आनंद जी। कौन? आनंद के कहने पर बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति दी। कहाँ पे? वैशाली में दी थी। कहाँ पे दी थी दोस्तों? वैशाली में दी थी। तो सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन सी थी? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सर्वप्रथम पहली स्त्री कौन सी थी? तो याद रखिएगा पहली स्त्री कौन थी? महाप्रजापति गौतम थी। कौन थी? प्रजापति गौतम थी। लिख लीजिएगा, लिखावट न समझ में बोल रहे हैं, गौतम थी, महाप्रजापति गौतम थी। सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली स्त्री कौन थी? पहली स्त्री कौन थी? महाप्रजापति गौतम थी। बुद्ध ने किसके कहने पर स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति दी थी? तो इनके शिष्य एक आनंद थे। कौन थे? आनंद, जो वैशाली में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है? इनके उपदेशों का एक संग्रह है, ठीक, याद रखा, एक ग्रंथ है। ये 3 अंगों में विभाजित है। ये त्रिपिटक क्या है? 3 अंगों में विभाजित है। नंबर 1 याद रखिएगा विनय पिटक लिख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेगा कि विनय पिटक किसका अंग है, तो त्रिपिटक का अंग है। यह त्रिपिटक के अंतर्गत कौन सा पिटक है? तो विनय पिटक बता दीजिएगा, उसमें ऑप्शन और दे देंगे, याद रखिएगा। विनय पिटक, ये हो गया सुत्त पिटक, कौन सा? दूसरा सुत्त पिटक, और तीसरा आपका हो जाएगा अभिधम्म पिटक। क्या? अभिधम्म पिटक,
ये आपके पिटक, तीनों पिटक को क्या बोला जाता है? त्रिपिटक बोला जाता है। ठीक, ये तीनों पिटक का संग्रह त्रिपिटक ग्रंथ में मिलता है, याद रखें, उनसे मिलकर ये बना है। ये 3 भागों में त्रिपिटक को विभाजित किया गया है। पूछा जा कितने भागों में विभाजित? 3 भागों में, बिना पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक, याद रखिए। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है ये। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? सभी लोगों को पता होगा, बौद्ध धर्म। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैनियों से है, या बौद्धों से है, सिखों से, या हिंदुओं से? किससे है? बौद्धों से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हुए? संघ जीवन के नियम प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए, किससे प्राप्त हुए हैं? बिना पिटक से। किससे? बिना पिटक से। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है, किससे संबंधित है? याद रखिएगा, अभिधम्म से। किससे? किससे संबंधित है? ये अभिधम्म से। ठीक, इसमें याद रखिएगा, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अभिधम्म में क्या मिलता है? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, याद लिख लीजिएगा चाहे। अभिधम्म में क्या मिलता है? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। क्या मिलता है? संग्रह मिलता है अभिधम्म पिटक में, याद रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? प्रवचन संकलित हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, सुत्त पिटक। क्या है? किसमें? महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है सुत्त पिटक में। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अभिप्राय? त्रिरत्न का क्या अभिप्राय? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसका अभिप्राय है त्रिरत्न का? बुद्ध धम्म संघ। ये त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? ये बुद्ध धम्म संघ। याद रखिए, आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में। किस में, कहाँ पे स्थित है? पाटलिपुत्र में। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? बिहार में कहाँ है? किस जगह है? तो याद रखिएगा, राजगीर में। कहाँ पे है दोस्तों? राजगीर में है। तो राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी मीटर की? राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर, 400 मीटर की ऊंचाइयों पर स्थित है। ऊंचाइयों पर स्थित है दोस्तों। किसकी? राजगीर की पहाड़ियों पर। राजगीर की पहाड़ियों पर। कहाँ पे? राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर ऊंचे पर स्थित है। क्या? विश्व शांति स्तूप बिहार में है, जो विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला है। ठीक, याद रखें, कहा विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला है। यह प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बालुई पत्थरी से निर्मित है। कभी कभार पूछ लेता क्वेश्चन में। तो यह ग्रेनाइट ग्रेनाइट एवं बालुई पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? बालुई पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। याद रखिए, पूछा जाए समय, इसे 7 वर्ष समय लगा था। इसके निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 7 वर्ष लगा था। कितने वर्ष लगा था दोस्तों? 7 वर्ष समय लगा था बनने में, निर्माण में। ठीक, इसके निर्माण में कितने समय का समय लगा है? तो याद रखिए, 7 वर्ष का समय लगा था। कितने वर्ष का समय लगा था? 7 वर्ष का समय लगा था। किसके द्वारा? याद रखिएगा, जापान के, यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई। जापान के, याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन। जापान के, बहुत कठिन पेपर बनाएगा जीके का, ठीक, जनरल नॉलेज का, तब यहाँ तक का वो पहुँच सकता है एग्जामिनर। जापान के
पूछ लेगा किसके किनके द्वारा बनाया गया था, संप्रदाय किया गया है, तो याद रखिएगा जापान के दाई जोकियो द्वारा, दाई जोकियो संप्रदाय द्वारा निर्मित किया गया था। लिख लीजिएगा, द्वारा निर्मित किया गया, बनवाया गया। ठीक, निर्मित किया गया या बनवाया गया। ठीक, याद रखिएगा जापान के दाइजोकियो द्वारा संप्रदायों द्वारा निर्मित किया गया। क्या? विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहे जाने वाला, बिहार में। कहाँ पे? राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर ऊंचे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया है निर्मित की गई, वो पूछ लिया ना, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा? जापानियों के दाइजोकियो के संप्रदायों के द्वारा निर्मित की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। इसके अतिरिक्त और कहाँ मिलता है? तो याद लिख लीजिएगा, अथर्ववेद में। कहाँ पे? अथर्ववेद में। कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद हुआ, वाजसनेयी हुआ। ठीक, वाजसनेयी हुआ, तैत्रीय पंचविंश ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, इनमें भी स्तूप शब्द का मिलता है। ठीक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा, वह कौन सा था? किसी घटना से संबंध नहीं था, वह स्थान कौन सा है? ये पूछ लिया है तो आपको पता होगा, सांची। कहाँ से? सांची। बाकी सारनाथ में इनका संबंध है, बोधगया में, कुशीनारा में भी इनका संबंध मिलता है। ठीक, इनके जीवन से संबंधित। अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत क्या है? तो याद रखिएगा, बौद्ध दर्शन का। किसका है? बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद सिद्धांत है, बौद्ध दर्शनों का। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? संसार अस्थिर है, क्षणिक है, ये किससे संबंधित है? ये पूछ लिया है तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, बौद्धों से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है, संसार अस्थिर और क्षणिक है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे उम्मीद है, आशा है कि आप पिछली क्लास नहीं देखी होगी तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं, तो आप चाहे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी करा रखे हैं। ठीक, और भी आधुनिक भारत का इतिहास वो भी हमने करा रखे हैं, मध्यकालीन इतिहास वो भी करा रखे हैं। ये अभी प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। ठीक, आप वो क्लासें नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, आराम से आप चैप्टर वाइज डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक, आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो लिखते रहेगा, आप रिवाइज करते रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एक क्लास है, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, या बिहार से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, दिल्ली एसआई, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, सभी के लिए एग्ज़ाम ये क्लास है, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए। तो आप देख सकते हैं निश्चित तौर से। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।